वेलकम टू शिवी स्टडीशिप और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। इससे पहले हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक लड़की है जो अपने स्कूल ट्रिप पे जा रही है और वो जो लोग हैं वो ट्रेन से जा रहे हैं पूना से, और उन्हें कहाँ जाना है, यूपी में जाना है, ठीक है, महाराष्ट्र से वाराणसी जाना है। तो उनकी जब मदर होती है, जो उस लड़की की जो मदर होती है, वो जब उसको छोड़ने आती है स्टेशन पर, तो वो उसके टीचर से बोलती है कि आप बच्चों को बुद्ध के बारे में बताना और साथ में जो सारनाथ है उस प्लेस के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, आगे चैप्टर देखते हैं। तो बुद्ध की स्टोरी क्या है, बुद्ध कौन थे? तो सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतमा एंड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो। तो हम जो बुद्धिज्म जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसके जो फाउंडर है वो कौन है? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को ही हम गौतम के नाम से जानते हैं। और ये कम से कम जो उनका जन्म था सिद्धार्थ का, वो आज से 250 साल पहले हुआ था, ठीक है ना, 2500 ईयर्स एगो पहले इनका जो जन्म था वो हुआ था। और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रैपिडली चेंजेस देखने के लिए मिले थे लोगों की लाइफ के। ठीक है, जो चैप्टर 5 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ किंग थे जो महाजनपद से बिलोंग करते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। बहुत सारी सिटीज़ थी जो डेवलपिंग स्टेज पर थी। लाइफ लोगों की चेंज होने लगी थी, विलेजेस चेंज होने लगे थे। ठीक है, बहुत सारे थिंकर्स थे तो जो अंडरस्टैंड करना चाहते थे, समझना चाहते थे कि सोसाइटी में जो ये चेंजेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, और या फिर वो खुद एक नई चेंज के साथ सोसाइटी को देखना चाहते थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाउंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ अ लाइफ। ठीक है ना, तो वो चाहते थे कि वो मतलब वो हमेशा चाहते थे कि जो लाइफ का एक ट्रू मीनिंग है वो उसको जान पाए, वो उसके बारे में स्टडी करें। ठीक है, तो जो बुद्ध थे वो भी बिलोंग करते थे गण से, या फिर हम बोल सकते हैं साख्या गण से, और ये एक क्षत्रिय थे। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि गण और संघ एक तरह की गवर्नमेंट थी उस समय वज्जी में। जो अब इस गवर्नमेंट में वो क्या होता था, कहीं तो सिर्फ एक रूलर का रूल चलता था, लेकिन गण और संघ में बहुत सारे जो राजा थे वो एक साथ रूल करते थे। तो जो बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, वो भी इसी गण के एक मेंबर थे और वो क्षत्रिय थे। जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ण सिस्टम में सबसे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय, तो उन्हीं में से जो बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, वो शाक्य गण से बिलोंग करते थे, जो और अपने आप को वो क्षत्रिय बताते थे। ठीक है ना, क्षत्रिय कुल से वो बिलोंग करते थे। When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. जब वो बहुत ही यंग थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उसके साथ जो भी उनका कंफर्ट था, मतलब जो भी, क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने, हम बोल सकते हैं कि अपना सारा ऐशोराम छोड़ दिया था उन्होंने। और वो किस चीज़ की सर्च में अपने घर से निकल चुके थे? नॉलेज की। वो जगह जगह घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे थिंकर्स के साथ जो उनकी तरह सोचते थे, और फाइनली उन्हें एक ऐसा पाथ मिलता है, वो रियलाइजेशन होता है कि उनको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। और वो बिहार में बोध गया नाम की एक जगह होती है, वहाँ पर वो पीपल के ट्री के नीचे बैठ के काफ़ी दिन तक मेडिटेशन करते हैं, और फाइनली उनको एनलाइटमेंट मिल जाता है। एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। ही वॉज नोन एज अ बुद्ध और द वाइज मैन। जब उनको एनलाइटमेंट मिल जाता है, उसके बाद वो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, या फिर वाइज मैन, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसके पास आपके, हम बोल सकते हैं, हर क्वेश्चन का जवाब हो। ही देन वेंट टू सारनाथ। उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट उनको प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वो सारनाथ जाते हैं, जो कि वाराणसी के पास है, और वहाँ पर वो पहली बार दूसरे लोगों को भी उस ज्ञान के बारे में बताते हैं जो उनको प्राप्त हुआ है। वो अपनी लाइफ पे बहुत सारी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, पैदल ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, और लोगों को टीचिंग्स जो भी, मतलब वो उनके पास जो भी नॉलेज थी उस चीज़ का ज्ञान वो लोगों को भी देते हैं। ठीक है, और जो उनकी डेथ थी वो कहाँ पर हुई थी? वो कुशीनारा में हुई थी। तो कुशीनारा एक प्लेस है जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। जो बुद्ध हैं वो बताते हैं कि जो लाइफ है वो सिर्फ किससे भरी हुई है? सिर्फ दुखों से, अनहैप्पीनेस से, कि हर जगह सिर्फ दुख ही दुख दिखता है अगर हम जीवन को देखें। और इसके पीछे भी रीज़न ये है कि जो लोगों की इच्छाएं हैं वो कभी फुलफिल नहीं होती। हर इंसान की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है जो कभी फुलफिल नहीं होती। और समटाइम चीज़ें ये भी देखी गई हैं कि अगर उनकी जो इच्छा है, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, अगर वो पूरे हो भी जाते हैं तो उसके बाद ही वो सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि फिर उनको और चाहिए होता है कि अच्छा अब मुझे ये चीज़ मिल गई, तो उनके मन में अब फिर किसी और चीज़ के लिए डिज़ायर आ जाता है। तो इसीलिए जो इंसान है वो कभी खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जो बुद्धा है वो डिस्क्राइब करते हैं एज थ्रस्ट और तन्हा। ठीक है, ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। ठीक है, तो जो बुद्ध है वो मानते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है, इस दुख से बचना है, तो आप एक बीच का रास्ता निकालिए। ठीक है,
अब इस पे यहाँ पर इन्होंने इस जो एक ये जो चाह होती है इंसान की कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, उन्होंने इस चीज़ को एक वर्ड एक नाम दिया था, तन्हा, ठीक है ना। और वो हमेशा यही बोलते थे कि हमें एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें जीवन में हर चीज़ मिल जाएगी। तो आपको जो मिल रहा है ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ की वैल्यू ही ना करो, बल्कि आपको उस चीज़ में सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। और आगे ये नहीं है कि आप मेहनत करना बंद कर दो, आगे आप जो भी चाहते हो उसके लिए मेहनत करो, लेकिन इतने ज़्यादा डेस्परेट मत हो, है ना। तो उन्होंने उस चीज़ को एक मॉडरेशन वाला रूट का नाम दिया कि आप एक बीच का रास्ता निकालिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत होइए कि एक चीज़ अभी मिली है और फिर दूसरी चीज़ के लिए आप पागल हो जाओ, ठीक है। He also taught people to be kind and to respect the lives of other including animal. वो हमेशा बोलते थे कि आप दूसरे लोगों के प्रति काइंड रहो, हमेशा दया दिखाओ, और जो चाहे वो कोई इंसान है उसको रिस्पेक्ट करो, या फिर चाहे उसमें एनिमल्स भी हैं आप उनको भी क्या करो, उनके प्रति भी आप काइंड रहो, ठीक है। He believed that the result of our action, whether good or bad, affect us both in this life and the next. उनका मानना था कि आपके जो भी कर्म हैं, जो भी आपके एक्शन है, एक्शन का इन्होंने यहाँ मतलब बताया, जो कर्म होते हैं इंसान के, वो चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो जो आपके कर्म होते हैं ना, वो आपकी लाइफ को हमेशा अफेक्ट करते हैं। वो चाहे आपकी ये लाइफ है, या वो हमेशा बिलीव करते थे एक जो अगला जन्म होता है वो उसमें भी बिलीव करते थे कि अगर शायद अगर आप उनकी भरपाई आप आज ना कर पाओ अपने बुरे कर्मों की, तो वो आपको अगली ज़िंदगी में भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जो भी अगर आपकी लाइफ में चाहते हो तो वो सिर्फ आपको आपके कर्मों के बेसिस पे मिलेगा। तो इसलिए अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखिए। The Buddha taught in the language of the ordinary people, प्राकृतिक, so that everybody could understand his message. वो हमेशा लोगों के बीच में एक ऑर्डिनरी पीपल की जो लैंग्वेज थी उस समय, प्राकृतिक, उसको यूज़ करते थे, क्योंकि वो लैंग्वेज ऐसी थी जो हर किसी को समझ आती थी, ठीक है। हर इंसान उसको समझता था, क्योंकि इस टाइम पे जो ब्राह्मण थे उनका वो अपने आप को बहुत सुपीरियर बताते थे, और वो मेनली संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करते थे। और संस्कृत लैंग्वेज उस समय ऐसी लैंग्वेज बना दी थी उन लोगों ने कि उसका यूज़ सिर्फ ब्राह्मण कर सकते थे, या फिर जो भी किंग वगैरह के कोर्ट में रहते हैं, जो ऊंचे कुल के लोग हैं, वर्ण सिस्टम में जिनको अपर कास्ट में समझा जाता था, बस वही यूज़ कर सकते थे। जो कॉमन पीपल हैं वो संस्कृत का यूज़ नहीं कर सकते थे। अब जब वो संस्कृत का यूज़ नहीं करते थे, उनको संस्कृत समझ भी नहीं आती थी। तो इसीलिए जो बुद्ध थे, इन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज को चूज़ किया कि वो लोगों के बीच में जाके इसी लैंग्वेज में लोगों को समझाएंगे, जो कि उनको समझ भी आए। ये देखिए, ये जो स्तूप है सारनाथ में, This building known as the Stoop was built to mark the place where the Buddha first taught his message. तो ये जो सारनाथ की जो मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये स्तूप है जहाँ पर पहली बार बुद्ध ने क्या दिए थे, प्रवचन दिए थे, अपने टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचाया था। ये एक स्टोरी है किस्सा गौतमी की। ये इस स्टोरी में देखो क्या है, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है बुद्ध की। इसमें एक वुमेन होती है जिसका नाम किस्सा गौतमी होता है। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। अब मैं आपको ये स्टोरी बता देती हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो वुमेन होती है, इसका जो बेटा होता है उसकी डेथ हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा दुखी होती है, और ये फिर क्या करती है, गली गली में घूमती है, एंड कैरिंग द चिल्ड्रन विद हर आस्क फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम इज बैक टू लाइफ। और वो सबसे क्या करती है, सबसे बोलती फिरती है कि उसका बेटा उसको वापस दिला दो, ठीक है। एक काइंड मैन होता है, वो जब उसको देखता है तो वो उसको बुद्ध के पास लेके जाता है और उनसे मदद मांगता है कि आप ये जो वुमेन लेकर आई हूँ, उसकी परेशानी को उनको बताता है। तो जो बुद्ध होते हैं वो उस औरत से कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी तो मस्टर्ड के सीड, जो सरसों होती है, वो ला कर दो, और मैं तुम्हारा जो बच्चा है उसको वापस से लाइफ दे दूंगा। अब ये सुन के वो जो औरत है वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो एक मुट्ठी सरसों ही तो लेकर आनी है वो। लेकिन वो जो बुद्ध होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं कि ऐसे घर से वो एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आना जिस घर में कभी किसी की डेथ ना हुई है। अब जो ये वुमेन होती है ये हर किसी के घर पर जाती है, लेकिन ये वापस ऐसी निराश होकर आ जाती है, क्योंकि वो जिस भी घर पे जाती है, ऐसा तो है नहीं किसी घर में कभी कोई डेथ नहीं हुई, किसी के फादर की हो चुकी होती है, किसी की मदर की, किसी की सिस्टर की, तो उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ किसी की डेथ नहीं होती है। तो अब जो बुद्ध थे वो उस औरत को इस बात से ये समझाना चाहते थे कि मतलब जो मरना और जो जीना है वो ज़िंदगी में लगा रहता है ना। तो आप उस चीज़ को अगर पकड़ के बैठे रहोगे तो आपको सिर्फ उस चीज़ से दुखी मिल सकते हैं। तो इसलिए जो भी हुआ है, क्योंकि वो उसके साथ जो भी हुआ था, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत कोई ऐसी मामूली सी घटना थी, नहीं। लेकिन ये होता है कि कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन है तो आप ज़िंदगी में उस चीज़ को फेस करके उसको आगे बढ़िए। उस चीज़ को लेके बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन में चल रहा है, लेकिन अगर आप औरों की लाइफ को देखोगे तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है। तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने उस औरत को इस तरह से समझाया, और फिर बाद में उस जो वुमेन होती है उसको ये चीज़ समझ भी आ जाती है। अब देखते हैं उपनिषद क्या होते हैं।
Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult question. इस देखो जब बुद्ध का टाइम था उस टाइम पे सिर्फ बुद्ध नहीं थे जो अकेले ऐसे क्वेश्चंस को पता लगाना चाह रहे थे जो उनके दिमाग में आते थे, बल्कि और भी बहुत सारे लोग थे जो जिनके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते थे कि आखिर मतलब ऐसा क्या है जो इस दुनिया को चला रहा है, ऐसी कौन सी पावर है, और बहुत तरह के। तो वो सभी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर डेथ के बाद क्या होता है ना, जो हम ये सेक्रीफाइस करते हैं हम ये क्यों करते हैं, जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं इनको करने की क्या ज़रूरत है, या फिर इस यूनिवर्स में कोई चीज़ ऐसी है जो परमानेंट हो, जो कभी मरती ना हो, है ना, जिसकी कभी डेथ ना होती हो। और इस चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब भी किया जिसको उन्होंने नाम दिया आत्मा, ठीक है ना, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो शरीर है, शरीर तो ऐसे का ऐसे रह जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो शरीर तो उसका वैसे का वैसे रह जाता है, लेकिन कुछ चीज़ तो है ना वो जो बॉडी में से निकलती है, कुछ तो है जो उस बॉडी को छोड़ती है, और वो जो बॉडी होती है वो एकदम मतलब बिल्कुल किसी काम की नहीं बचती है, उसमें जान नहीं बचती है, तो कुछ तो है। तो वो जो पावर है या जो वो शक्ति है जो उस बॉडी में से निकलती है, जो भी वो एनर्जी है, उन्होंने उसको आत्मा का नाम दिया, या फिर उसको बोलते थे वो ब्राह्मण बोलते थे, या फिर यूनिवर्सल सोल बोलते थे। उनका मानना था दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वर वन, कि मतलब दोनों चीज़ें एक ही, आत्मा और जो ब्राह्मण है वो एक ही चीज़ है ना, तो उन्होंने आत्मा को ये नाम दिया। Many of their ideas were recorded in the Upanishad. They were a part of the later Vedic text. तो उनके जो भी आइडियाज़ थे इस बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया रिलेटेड टू इंडिविजुअल सोल, तो ये सारे रिकॉर्ड है उपनिषद में। जो उपनिषद है वो एक तरह की फिलॉसफी है, ठीक है, और बाद में जो ये उपनिषद है कि लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी काफ़ी पार्ट बन जाता है। जो उपनिषद है लिटरली मीन अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये जो उपनिषद है ये एक तरह की कॉन्वर्सेशन होती थी ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि दोनों पास पास बैठ के एक कॉन्वर्सेशन करते थे, तो उस तरह का ये टेक्स्ट होता था। फिर जो भी उनकी कॉन्वर्सेशन होती थी वो उस जो उपनिषद है उसमें लिखी जाती थी। तो अगर आप उस उपनिषद को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में ये एक तरह की कॉन्वर्सेशन हो रही है। आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, बहुत ही सिंपल डायलॉग के थ्रू इन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ ऊपर देख लेते हैं इसमें क्या ये 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 6 की बात करें तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन अगर हम कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ अ ट्रुथ हैज़ कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। तो इंडिया में बहुत सारे जो लोग थे, है ना, जो इस तरह की चीज़ें सोचते थे, फिलोसफिकल थे जो लोग, वो कुछ से ये फिलोसफी का जो सिस्टम है वो सेटअप करते हैं और 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी को लेकर आते हैं। इसमें कौन कौन सी होता है, ये वैशेषिका होता है, न्याय होता है, सांख्य होता है, योग होता है, पूर्व मीमांसा होती है, वेदांत होता है और उत्तर मीमांसा होती है। 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी होते हैं, ठीक है। और इनको लिखा किस किसने था, जैसे कि जो वैशेषिका है इसको लिखा था किसने, कन्नड़ ने, ठीक है ना। जो न्याय है उसको गौतम ने लिखा था, जो सांख्या है उसको कपिल ने लिखा था, जो योग है उसको पतंजलि ने लिखा था, जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी ने लिखा था, और लास्ट में जो वेदांत या फिर जो उत्तर मीमांसा है उसको व्यास ने लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा जाता है कि वैशेषिका किसने लिखा था, ये कन्नड़ ने लिखा था, न्याय किसने लिखा था, ये गौतम ने लिखा था, ठीक है, समाख्या किसने लिखा था, कपिल ने लिखा था, योग पतंजलि ने लिखा था, और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा था, जो वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा है वो किसने लिखा था, व्यास ने लिखा था। तो ये जो फिलॉसफी है स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री एंड जर्मन वन ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट। तो ये जो जितनी भी जो ये उपनिषद वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई मामूली सी बुक है या इनको कोई पढ़ता नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत सारे जो दूसरे फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ पर स्टडी करी है, ठीक है। यहाँ तक कि सिर्फ इंडियंस ही नहीं, जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में चर्चा करी है, ठीक है। और अलग अलग इंडिविजुअल ने अपने आइडियाज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी एक स्टोरी है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो खुद पढ़ लेना। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा। तो जितने भी जो ज़्यादा ये जो उपनिषद थिंकर्स थे इनमें ज़्यादातर मैन होते थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजा ही होते थे। देर इज़ अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग। लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं जिसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है गार्गी, ठीक है ना, अपनी लर्निंग्स के लिए, डिबेट से पार्टिसिपेशन के लिए, रॉयल कोर्ट वगैरह में उस चीज़ के लिए ये फेमस है। गरीब लोग का तो मुश्किल ही कोई पार्टिसिपेशन होता था या कोई डिस्कशन होता था, ठीक है। एक बहुत ही फेमस है
एक्सेप्शन सत्यकामा जबाला, ठीक है ना, ये थे जो बहुत ज़्यादा पुअर थे तो इसीलिए एक्सेप्शन में आते हैं। हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली, तो इनकी जो माता थी वो एक स्लेव वुमेन थी जिनका नाम जबाली था, तो जबाली के पुत्र थे ये सत्यकामा जबाला, ठीक है। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम गौतम, तो ये इनकी ना बहुत ज़्यादा इच्छा थी, ठीक है ना, कि ये इस सब चीज़ों के बारे में जाने, जो रियलिटी है उसके बारे में जाने, और इनके एक ब्राह्मण टीचर थे गौतम, ठीक है। Many of the ideas of the Upanishad were later developed by the famous thinker शंकराचार्य। उसके बाद उपनिषद पे एक बहुत ही फेमस जो काम किया, उस उपनिषद को और फेमस बनाने वाला जो काम किया, वो एक थिंकर थे शंकराचार्य, ठीक है। इसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो जो शंकराचार्य हैं उनका नाम भी उपनिषद के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा कि अगर कहीं शंकराचार्य है तो उनका नाम उपनिषद से जुड़ता है। Panini, the grammarian. This was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. तो जो पनीनी है वो ग्रामर के लिए बहुत फेमस थे क्योंकि उन्होंने संस्कृत के बारे में, जो संस्कृत की जो ग्रामर थी उसको प्रिपेयर किया था, और बहुत सारे जो वॉवल्स थे, जो कॉन्सोनेंट थे, उनको एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया था, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले भी दिए थे अलजेब्रा के, ठीक है। अब आ जाते हैं जैनिज्म। तो जो लास्ट एंड द 24 जो तीर्थंकर थे जैन के, वो कौन थे? वर्धमान महावीरा, ठीक है। ये 24 नंबर के थे, इससे पहले 23 ऑलरेडी आ चुके थे। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड द टाइम 2500 ईयर्स एगो, तो 2500 ईयर्स पहले ये भी अपने मैसेज को हर तरफ फैला रहे थे। ये भी क्षत्रिय कुल से ही बिलोंग करते थे। ये जो लिच्छवी है ये उस कुल के ये प्रिंस थे, ठीक है। अ ग्रुप वॉज पार्ट ऑफ अ वज्जी संघ, तो ये भी वज्जी संघ से ही बिलोंग करते थे, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। और ऑलरेडी मैं आपको वज्जी का पढ़ा चुकी हूँ कि वज्जी एक संघ था जहाँ पर बहुत सारे जो रूलर्स थे वो एक साथ रूल करते थे। एट द एज ऑफ 30 ये भी क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं और जंगल चले जाते हैं रहने के लिए, और 12 साल ये वहाँ पर काफ़ी परिश्रम करते हैं और अपनी लाइफ को अकेले जीते हैं, और उसके बाद जाके इनका एनलाइटमेंट होता है, इनको भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। He taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their home. और ये भी लोगों को पढ़ाते, मतलब लोगों को अपने टीचिंग्स देते थे, चाहे मैन है चाहे वुमेन है ना, कि जो भी सच की तलाश में है वो इनके पास जाता था अपना घर छोड़ के, और वहाँ पर इनके पास बैठ के जो भी ये उसको टीचिंग देना चाहते थे वो चीज़ें वो सुनते थे। ये चाहते थे कि लोग किस चीज़ को फॉलो करें स्ट्रिक्टली, रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, कि आप अहिंसा के उस पे चलेंगे, पथ पे चलेंगे, ना आप किसी को मारेंगे, ना आप किसी को कोई दुख पहुंचाएंगे। All beings and Mahavira long to life. To all things life is dear. Ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his follower because they used प्राकृतिक। जो महावीरा थे इन्होंने भी प्राकृतिक लैंग्वेज को ही फॉलो किया, क्योंकि ये भी ऑर्डिनरी पीपल के बीच जाते थे, उनको समझाते थे, तो इसीलिए इन्होंने भी प्राकृतिक लैंग्वेज का ही यूज़ किया, क्योंकि प्राकृतिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी जो ऑर्डिनरी पीपल्स की लैंग्वेज थी, इसको लैंग्वेज को हर कोई समझता था। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जो महावीर थे और जो सिद्धार्थ थे ये दोनों ही क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, हम सबको पता है। तो वो टाइम ही ऐसा था कि जो ब्राह्मणवादी थे ना, मतलब उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझना शुरू कर दिया था, तो जो बाकी लोग थे वो उनको कुछ नहीं समझते थे। तो इसीलिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे गए। लोग मतलब अब उनकी जो थिंकिंग थी वो रीज़न ढूंढते थे हर चीज़ के पीछे, कि अगर ठीक है आप ऐसा बता रहे हो तो हम ऐसा लेकिन करें तो क्यों करें, क्योंकि आधी चीज़ें अगर हम देखिए साइंस का लॉजिक लगाएं तो वो ठीक है, वो चीज़ें लॉजिकली ठीक थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वो वाला टाइम था, तो इसीलिए जो आम लोग थे उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर ये लोग वही काम कर रहे थे, तो इसीलिए लैंग्वेज भी वही यूज़ कर रहे थे जो लोगों को समझ आए। There were several forms of Prakritik used in different parts of a country named after the region in which they were used. For example, Prakritik spoken in Magad was known as Magdi. तो जो प्राकृतिक जो बोली जाती थी मगध में उसका दूसरा नाम था मगधी, ठीक है ना। तो मतलब जहाँ पर जैसे होता है ना कि कोई जगह है फिर उसी के नाम पे उसकी लैंग्वेज को रख देते हैं, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान है और हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसे हिंदी रख दिया, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और हिंदी थोड़ा सिमिलर है। Followers of Mahavira who were known as the Jain
हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, बैगिंग फॉर फूड। तो जो भी महावीर के जो फॉलोवर थे बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, है ना, और बहुत मतलब वो खाना वगैरह भी जो मांग के खाते थे, और एब्सोल्युटली बहुत ही ऑनेस्ट होते थे। स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील, कोई भी चीज़ चुराना वराना ये सब चीज़ें उनकी फितरत में नहीं थी। दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। तो मतलब ये लोग तो ऐसे थे कि इन्होंने अपने कपड़ों को भी कभी मतलब दान कर दिया था एक तरह से, कि ये लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, ठीक है ना। मतलब वो कहते हैं ना कि दुनिया की सारी मोह माया छोड़ दी थी इन लोगों ने। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल। देखो जो बौद्ध धर्म था, है ना, जो बुद्धिज्म रिलीजन था, वो हमेशा एक मॉडरेट पाथ को चूज़ करते थे, एक बीच वाला रास्ता निकालने की बात बोलते थे कि लाइफ को आप इतना भी ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट मत बनाओ और इतना भी ज़्यादा ईजी मत लो, एक बीच का रास्ता निकालो जो आपकी लाइफ को ईजी करते। लेकिन तो इसीलिए उस धर्म को अपनाना लोगों के लिए ईजी था। लेकिन अगर जैन धर्म की बात करें तो उसमें रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो लोगों के लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता था कि वो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर पाए। नेवरदलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच द न्यू वे ऑफ लाइफ। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़े, है ना, उस नई चीज़ को सीखने के लिए जो महावीर थे वो सिखाना चाहते थे, एक न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है उस चीज़ को बताने के लिए। मैनी मोर रिमेन बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग दैम फूड। बहुत से लोग ऐसे थे कि जो रूल्स को तो फॉलो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको अपना घर देखना था, बच्चे देखने थे। लेकिन अब वो क्या करते थे, वो जो मॉन्क्स थे, जो दूसरे जो जैन धर्म में जो टीचिंग देते थे, वो उन लोगों को सपोर्ट करते थे, वो उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे, उनकी रहने की व्यवस्था करते थे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स। तो जो जैनिज्म जो धर्म है उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो ट्रेडर्स ने किया। फार्मर हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। अब जैन धर्म में क्या था, वो क्या बोलते थे कि आपको किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी भी चीज़ को मारना नहीं है, अहिंसा का जो पाथ है उसको फॉलो करना है। लेकिन फार्मर्स के लिए तो ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उनको इंसेक्ट को मारना पड़ता था जब वो अपने क्रॉप्स को अगर वो लगाते थे उसको बचाने के लिए। तो उनके लिए जो रूल्स थे फार्मर्स को मारने के लिए वो थोड़े उनके लिए डिफिकल्ट हो जाते थे। Over 100 of years, Jainism spread to different parts of North India, to Gujarat, Tamil Nadu और कर्नाटका। पूरे अगले 100 सालों तक जो जैनिज्म था वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में भी फैला, गुजरात में भी फैला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो काफ़ी जगह फैला इंडिया के अलग अलग पार्ट में। जो टीचिंग्स थी महावीरा की और जिसके फॉलोवर थे वो ट्रांसमिटेड होते चले गए, ठीक है ना, बहुत सारी सेंचुरी तक। दे वर रिटन डाउन इन अ फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। उसके बाद जो महावीरा की जो टीचिंग्स थी, पहले तो वो सिर्फ मुँह ज़बानी हुआ करती थी, वो लोगों को ऐसे ही बोल के बताते थे, लेकिन उसके बाद उन चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया और आज भी अभी भी वो प्रेजेंट है वल्लभी गुजरात में। उस समय एक कंपाइलेशन हुआ था 1500 साल पहले। एक कंपाइलेशन का मतलब ये होता है कि जितनी भी टीचिंग्स थी उनको एक जगह कंपाइल करके रखा गया था, लिखा गया था। तो वो कहाँ पर हुआ था, वो वल्लभी गुजरात में हुआ था अबाउट 1500 ईयर्स एगो। इतने टाइम पहले वल्लभी गुजरात में जितने भी महावीर की टीचिंग थी या जो उनसे पहले जो लोग थे उनके तीर्थंकर थे, उन सब की टीचिंग्स को एक जगह कंपाइल करके उसको रखा गया था। अब देखते हैं दास संघ। जो महावीर और जो बुद्ध थे वो दोनों ही संघ से बिलोंग करते थे। उन दोनों ने ही अपने घर को छोड़ दिया था एक ट्रू नॉलेज की तलाश में। They arranged for them to stay together in a Sangh, an association of those who left their home. The rules made for Buddhist Sangh were written down in a book called Vinay Pitaka. तो जो बुद्ध धर्म को जो लोग फॉलो करते थे, जो बुद्ध संघ के जो लोग थे, उन्होंने अपने रूल्स को लिखा हुआ था एक बुक के अंदर और उस बुक का नाम था विनय जो पिताका, ठीक है ना, इस बुक का ये नाम था। और इसमें सारे रूल्स लिखे हुए थे, अगर आप बौद्ध धर्म को अपनाते हो तो आपको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, या आप अगर बुद्धिज्म जो संघ है उसके साथ जुड़ना चाहते हो, उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। फ्रॉम दिस वी नो डेट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन, और दोनों के लिए सेपरेट ब्रांचेस थी, मैन और वुमेन के लिए। ऑल मैन कुड ज्वाइन संघ, जितने भी आदमी थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। अगर बच्चों को ज्वाइन करना है तो उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती थी। अगर स्लेव्स को ज्वाइन करना है तो वो पहले अपने मास्टर्स की परमिशन लेकर आए। जो राजा के लिए काम कर रहे हैं वो राजा से परमिशन लेकर आए, और अगर किसी ने कोई कर्जा वगैरह ले रखा है तो वो अपने जो जिससे भी ले रखा है उससे पहले परमिशन लें, ठीक है ना, कि मुझे उस संघ में पार्टिसिपेट करना है। अगर वुमेन को पार्टिसिपेट करना है तो उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी होती थी, अगर कोई भी इस बुद्धिस्ट संघ से जुड़ना चाहता है तो। जो मैन और वुमेन थे दोनों ही संघ को ज्वाइन करते हैं और बहुत ही सिंपल लाइफ को जीते थे। वो मेडिटेशन करते थे, दूसरे शहर जाते थे, गांव जाते थे और वहाँ से खाना वगैरह क्या करते थे, मांगते थे वो, है ना, और उनके ये फिक्स आवर होते थे, ठीक है।
डेट इज़ वाई दे वर नॉन एज द भिक्कूज और द प्राकृतिक वर्ड फॉर रिनाउंसर बैकर। तो इसीलिए उन्हें भिक्कूज कहा जाता था क्योंकि वो सब चीज़ें मांगते थे, तो उनके लिए इस वर्ड को रख दिया था, ठीक है ना। ये प्राकृतिक वर्ड है जो उस समय यूज़ किया जाता था बैकर्स के लिए, या फिर भिकुनीस बोलते थे, ठीक है। द टॉट अदर एंड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद करते थे, लोगों को जो भी शिक्षाएं थी वो देते थे। मीटिंग्स होती थी, ठीक है, जो लड़ाई झगड़े हो जाते थे संघ में उनको सॉल्व करते थे अपनी मीटिंग्स में। दोज हु जॉइन संघ इंक्लूडिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर्स, बार्बर, Caucasian slaves, many of them brought down the teaching of a Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in a संघ। तो जितने भी लोग उस संघ से जुड़े हुए थे, क्योंकि उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट भी थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, तो वो जो बुद्ध की टीचिंग्स को सुनते थे, फिर उनको वो अपने शब्दों में वो लिखते भी थे। कुछ पोएम्स वगैरह भी कंपोज की गई हैं उस संघ में कि उस संघ के अंदर उनकी कैसी लाइफ थी, है ना। तो वो सब चीज़ें, वो जो जितने भी जो लोग थे उस संघ के अंदर, उस धर्म को जो मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छी और वगैरह पोएम्स भी लिखी हैं उन टीचिंग्स को गेन करने के बाद। अब ये देखते हैं मोनास्ट्रीज क्या होता है। टू बिगेन विद द बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वैन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। तो मैंने कहा मोनास्ट्रीज का मतलब होता है एक तरह से जो मठ होते हैं, मठ हिंदी में मठ बोलते हैं। तो देखो जो जैन थे और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जो संत थे, जैन के हो चाहे बुद्धिस्ट के हो, वो सबको पता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे पूरे साल लोगों को टीचिंग देने के लिए। तो एक टाइम ऐसा आता था कि जब उनको रुकना भी पड़ता था। वो टाइम कौन सा था? रेनी सीज़न। रेनी सीज़न के टाइम पे उनको एक जगह स्टे करना पड़ता था, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था उस टाइम पे ट्रैवल करना। तो उनके जो सपोर्टर्स थे वो उनको क्या करते थे, वो उनके लिए को शेल्टर प्रोवाइड करते थे गार्डन्स वगैरह में, या फिर जो नेचुरल केव्स होती हैं इस तरह की जो आपको इस पिक्चर में दिख रही हैं, ये केव्स होती थी। इन केव में जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर गुफाएँ होती थी, केव्स, वहाँ पर वो उन लोगों के लिए पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे कि जब तक रेनी सीजन है आप लोग यहाँ पर रुकिए। एज टाइम वेंट, जैसे ही वो समय बीत जाता था, मैनी सपोर्टर ऑफ द मॉन्क एंड नन दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर एंड सो मोनास्ट्री वाज बिल्ट, दे वर नॉन एज विहारास। लेकिन कुछ टाइम जब गुजर गया उसके बाद जो उनके मॉन्क्स थे और बुद्धिस्ट और जो जैन के, उनको ज़रूरत पड़ी कि उनके लिए कोई परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए, है ना, कि जहाँ पर वो कभी भी जाके रुक सके। तो उसके लिए फिर ये मोनास्ट्रीज़ बनाई गई कि जहाँ पर वो जो मठ थे वो स्पेशली इन लोगों के लिए बनाए गए थे कि इनका जब मन करेगा वो वहाँ पर जाके रह सकते हैं। तो इन मोनास्ट्रीज़ को क्या बोलते थे? विहार बोलते थे, विहारास, ठीक है। तो देखो ये होती थी नेचुरल केव वगैरह होती थी जिनको बनवाया गया था, स्पेशली इन्हीं के लिए बनवाया गया था, या फिर कुछ इनमें नेचुरल भी होती थी, है ना, जो कुदरती जो गुफाएं होती है अगर आप पहाड़ी एरिया में देखोगे तो वहाँ पर रुकते थे। A cave hollowed out in a hills. This is a cave in a Karle, present day Maharashtra. Monk nun lived and meditated in the shelter. तो देखो जो ये इस तरह की जो पहाड़ी एरिया था वहाँ पर इस तरह की जो केव्स थी वो बनवाई गई थी हिली एरिया में, है ना। इनको अच्छे से शेप वगैरह दे के इसके अंदर फिर इस तरह की गुफाएं बनाई गई थी जो प्रेजेंट है अभी देखो महाराष्ट्र में अभी भी प्रेजेंट है इस तरह की केव्स। तो जो ये विहारास थे ये वुड के बने होते थे, है ना, और ब्रिक के भी बने होते थे। सम वर इवन इन अ केव डेट वर डग आउट इन अ हिलीज, और कुछ को तो जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती थी उनको डग करके, है ना, केव्स की शेप दी जाती थी, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में। अगर आप वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की केव आपको दिखाई देंगी। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, क्या बताता है हमें? जस्ट एज द वाटर ऑफ अ रिवर लूज देयर नेम एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू अ माइटी ओशियन, सो आर वर्न एंड रैंक आर फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धिस्ट जॉइन द ऑर्डर ऑफ अ मॉन्क्स, ठीक है। Very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a land owner or a king. तो ये जितने भी जो विहारास जो बनते थे वो जिस भी ज़मीन पे बनते थे वो कौन डोनेट करता था उनको? जो रिच मर्चेंट होते थे वो उनको डोनेट करते थे। जो बड़े बड़े जो राजा होते थे या फिर जो बहुत ही अमीर व्यापारी होते थे तो वो ये सारी ज़मीन दे दिया करते थे मॉन्क्स वगैरह को कि इनके रहने के लिए यहाँ पर सेटलमेंट होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि जो इन सब धर्म को जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करते थे वो ट्रेडर्स लोग ही होते थे। तो लोकल पीपल यहाँ पर आते थे, जो आसपास के लोग होते थे वो यहाँ पर आते थे और उनके लिए, उन मॉन्क्स के लिए फूड लेकर आते थे, क्लोथ्स लेकर आते थे, मेडिसिन लेकर आते थे, ठीक है। और इसके बदले जो ये मॉन्क्स थे उन लोगों को क्या करते थे? पढ़ाते थे, है ना, वो अपने टीचिंग्स उन लोगों तक पहुँचाते थे। बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता है, बुद्धिज्म स्प्रेड होता है ना केवल हमारे सब कॉन्टिनेंट पे बल्कि उससे भी आगे, है ना, और दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वहाँ पर भी पहुँच जाता है। आगे ये सब चीज़ें हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? द सिस्टम ऑफ आश्रम, ठीक है।
तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जब जैन और जो बुद्धिज्म जो धर्म था, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म था, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, तो जो ब्राह्मण थे इन्होंने भी अपना एक सिस्टम शुरू कर दिया था, सिस्टम ऑफ आश्रम। तो ये कुछ इस तरह का आश्रम नहीं था कि कोई जगह बना दी वहाँ पर लोग रह रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये क्या था, ये स्टेज ऑफ लाइफ थी। अब देखो कैसे थे, इन्होंने 4 आश्रम्स को रिकॉग्नाइज किया ब्राह्मण ने, जिसमें पहला था ब्रह्मचार्य, दूसरा था गृहस्थ, और तीसरा था वनप्रस्थ, और 4th था संन्यास। अब जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, उनको ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपनी लाइफ को एक सिंपल लाइफ की तरह जिए और वेद की स्टडी करें, अपनी जो शुरुआती जो लाइफ है, और ब्रह्मचार्य का पालन करें, कि जो उनकी जो एज है बिल्कुल कम से कम जो शुरुआती जो एज होती है उसमें वो ब्रह्मचार्य का पालन करें, उस एज में वो बहुत ही सिंपल लाइफ जिए और वेद की स्टडी करें। ठीक है, तो ये इन्होंने सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास के लिए रखा था, शूद्र को उसमें इंक्लूड नहीं किया था। देन दे हैड टू मैरी एंड लाइव एज अ हाउस होल्डर। उसके बाद ब्रह्मचार्य के बाद फिर कौन सा आश्रम आएगा, गृहस्थ आश्रम आएगा, और जब ये टाइम आएगा तो उसमें आपको शादी करनी है और अपने घर बार के बारे में सोचना है, ठीक है ना, अपनी मतलब अपनी शादीशुदा वाली ज़िंदगी जीनी है। उसके बाद फिर तीसरा आश्रम है वनप्रस्थ। अब ये ऐसा टाइम है कि अब आपको जंगल में निकल जाना है और वहाँ पर मेडिटेशन करना है, कि मतलब जब आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे, अब आपको फिर जंगल के रास्ते निकल जाना और वहाँ पर अपना ध्यान लगाइए। उसके बाद जो 4th है आश्रम है वो है सन्यासी। इसमें क्या करना है, आपको हर चीज़ को छोड़ देना है, ठीक है ना, आपको किसी चीज़ की कोई मोह माया नहीं रखनी है, और बिल्कुल आप सन्यासी की तरह जियोगे। तो जो सिस्टम ऑफ आश्रम था, अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। ये कहता था कि मैन को अलाउ करता था कि अगर वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट उनको मेडिटेशन के लिए देना चाहिए। हालांकि वुमेन के लिए वेद की स्टडी करना भी अलाउ नहीं था, और दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। और अगर उनको इस तरह का कोई आश्रम फॉलो भी करना है तो अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ हालात थे उस समय के, तो जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको देख लेते हैं ये क्या था। तो ये जो ज़ोरास्टर है ये एक ईरानियन प्रॉफिट थे, ठीक है, और इनकी जो टीचिंग्स है ये जिस बुक में लिखी हुई है उस बुक का नाम है अवस्था। तो जैसे हमारे यहाँ पर महावीर थे, है ना, सिद्धार्थ थे, तो उसी तरह से ये वहाँ पर जो ज़ोरास्टर थे ये वहाँ के प्रॉफिट थे, और उनकी टीचिंग्स को बुक में लिखा हुआ है, अवस्था जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। तो जो अवस्था की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है किससे, हमारे वेदास से, ठीक है ना। तो जो वेद में अगर जो अवस्था में अगर आपको कुछ देवताओं के नाम मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा वो सिमिलर है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बताया हुआ है कि जो वेद है उसी बारे में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और जो ये ज़ोरास्टर ये क्या है जो भी है आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो ये एक तरह का जो धर्म है जो ईरान में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जो ज़ोरास्ट्रियन थे वो माइग्रेट करते थे ईरान से, और कुछ तो सेटल भी हुए हैं गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है ना, और वो लोग भी यहाँ से चीज़ें सीख कर जाते थे, है ना। तो इसीलिए जब दोनों के बीच में कनेक्शन बना तो पता चला कि जो उनकी जो बुक है अवस्था और जो हमारे जो वेद हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का धर्म ही था जो कि ईरान में जिसको फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।